प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति की ऐतिहासिक संदर्भ में व्याख्या करें। उत्तर, राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और नया नहीं है। राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता रहा है। ब्लॉन्डेल ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान के आकर्षण का केंद्र रहा है। किंतु तुलनात्मक राजनीतिक के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को है। अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्रों, श्रेणी तंत्रों और प्रजातंत्र की विशेषताओं और अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से विशद विवेचन किया था। अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीतिशास्त्र के विद्वानों तक ने राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और नए नए शोध उपकरणों के माध्यम से नए दृष्टिकोणों की व्याख्या की है। राजनीति और शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा हम अरस्तु और उसके पहले भी पाते हैं। बाद में मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइना आदि विचारकों ने इस पद्धति को अपनाया। दूसरे महायुद्ध के पहले तक इसका विकास छोटे स्तर पर ही होता रहा, लेकिन उसके बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुए और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा। आज सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राजनीतिशास्त्र का यह एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और इसके अंतर्गत अनेकों सिद्धांतों व अवधारणाओं को जन्म दिया गया है। पुराने विचारों में अरस्तु पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। उसने इस प्रकार की समस्याओं का चिंतन तथा ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो आज भी राजनीतिक के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कुछ मान्य है। उसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। अरस्तु ने ही पहली बार राजनीतिशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा चिन्ह मैकियावली और पुनर्जागरण के युग में मिलता है। राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक व्यवस्था, शासन कला के विषय में निगमनात्मक पद्धति का परित्याग कर दिया गया तथा मैकियावली जैसे विचारकों ने वैज्ञानिक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए उन दिनों की परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन किया, अपने युग की समस्याओं को समझा और फिर निष्कर्ष पर पहुंचे। इस तरह उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया। मॉन्टेस्क्यू और इतिहासवादी युग के कुछ लेखकों में हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का उदय होते देखते हैं। हेरी एक्सटीन का तो निष्कर्ष है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कोई भी पाठक सरलता से अनुमान लगा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा विचार किए गए विषय उसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। मॉन्टेस्क्यू के विचारों में राजनीतिशास्त्र का संपूर्ण मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें धर्मशास्त्र, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि सभी विषय का अध्ययन शामिल है। इतिहासवादी विचारकों के कई प्रमुख उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे विवेक और प्रजातंत्र के साथ साथ विकास में विश्वास करने वाला कांट, विवेक और स्वतंत्रता को बुनियादी मानने वाला हीगेल, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बुनियादी मानने वाला काम्टे और वर्ग संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति में विश्वास करने वाला मार्क्स। इन इतिहासवादियों की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने सामाजिक गतिशीलता में, खासकर विकासवादी सिद्धांत में, राजनीतिक इतिहासकारों की रुचि जागृत की, जिसके कारण राजनीति के विस्तृत सिद्धांतों का जन्म हुआ। उन्होंने उन समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया जो राजनीति और आर्थिक विकास, राजनीति और शिक्षा, सामाजिक संस्कृति और राजनीति के बीच संबंध जैसी समस्याओं से संबंधित है। दूसरे महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सही दिशा का विकास हुआ। पहले तो मंद गति से विकास हुआ, फिर तेजी से नई प्रवृत्तियां उभरने लगी। पहले तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को समझते हुए नए तकनीक की खोज की, फिर नई अवधारणाओं जैसे राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि का विकास हुआ। पिछले 2 दशकों में राजनीति के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का विकास विशेष रूप से और बड़ी तेजी से हुआ। ईस्टन, आमंड, कार्ल डॉक्टर एच कोलमन आदि ने व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक विश्लेषण को नई दिशा दी। व्यवस्था के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए। सिद्धांत के द्वारा राज्य और राज्य से परे सभी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना संभव हुई। लगभग सभी विद्वानों ने अपनी अपनी विशेष शब्दावली और भाषा का विकास किया। इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, साइबरनेटिक्स आदि इसका उदाहरण है। तुलनात्मक राजनीति के शोध के लिए कई नई पद्धतियां अपनाई गई, जैसे वोटिंग स्टडी, स्केलिंग टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस आदि। तुलनात्मक राजनीति के विकास में हाल के वर्षों में डेल, एप्टर रोस्टो, लुसियन पाई, सिडनी वर्बा, मायरन विना आदि के योगदान अपना विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने केवल पश्चिमी देशों का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि नवोदित राष्ट्रों और तीसरे विश्व के अध्ययन को ही विशेष महत्व दिया। दूसरे महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जिन नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ वे निम्नलिखित हैं। 1. तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। उसमें न केवल पश्चिमी देशों का बल्कि अपाश्चात्य व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाने लगा है। 2. राज्य व शासन की संस्थाओं से अधिक सामाजिक समूहों के राजनीतिक कार्यों तथा सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को ढालने में अदा की गई भूमिका के अध्ययन पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। 3.
तुलनात्मक विश्लेषण के लिए दूसरे विषयों से नई अवधारणात्मक योजनाएं ली जा रही है और नए प्रतिमानों का निर्माण किया जा रहा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास के ढांचे और राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 4. राजनीति के क्षेत्र को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास जाने लगा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.